तो अगर हम देखना चाहें कि कल्चरल कॉजेज़ ऐसे कौन से थे जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक आग पैदा हुई, तो हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, 17 18 सेंचुरी को। और आफ्टर द डार्कनेस ऑफ मैनी सेंचुरीज़ अब यूरोप के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें होने लग गई थी। भाई एज ऑफ रीज़न कहने का मतलब है, आप हम सबको पता है कि 18th सेंचुरी तक यूरोपियन लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी। कॉलोनीज़ अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका ढूंढ लिया, साउथ अमेरिका ढूंढ लिया, ऑस्ट्रेलिया ढूंढ लिया था उन्होंने। और जो सी रूट्स थे, उन सारे सी रूट्स की डिस्कवरी, ऑलमोस्ट सारे सी रूट्स की डिस्कवरी मॉडर्न टाइम पीरियड में यूरोपियन लोगों ने की है। हमें ये भी पता है कि बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस, न्यू न्यू चीज़ उन्होंने इन्वेंट की। तो एज ऑफ रीज़न कहा जाता है 18th सेंचुरी को। और इसके एनलाइटमेंट आइडियाज़ देने का काम किया फिलोसोफर्स ने। एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति, जब आपको सेल्फ अवेयरनेस फील हो जाती है। तो भाई यहाँ पे फिलोसोफर्स का रोल क्या है? नॉट ओनली द फिलोसोफर्स बट ऑल्सो द राइटर्स, पोइट्स एंड ऑल अदर आर्टिस्ट। ठीक है, जो आर्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि देखो आर्टिस्ट लोग किसी भी चीज़ को उस एक अलग तरीके से देखने की क्षमता रख सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता है। वो हर चीज़ को अपने एक अलग नज़रिए से देखेंगे जो नेचर से ज़्यादा क्लोजनेस लिए होता है। क्योंकि हम हमारी सोसाइटी में एक सिविलाइज्ड लाइफ के अंदर रहते रहते कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम दूसरे तरीके से किसी चीज़ को देखते ही नहीं है। हम मैक्सिमम चीज़ें लाइफ में या तो हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी में देखते हैं और उसको एग्जैक्टली फॉलो कर लेते हैं। बट ये जो फिलोसोफर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये किसी चीज़ को डीपली जाकर सोचते हैं कि भाई ये हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। तो इन्होंने जस्ट लाइक द बुद्धा लोगों के लिए काम किया। भाई महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, आपने कई सौ कहानियाँ सुनी होंगी। जैसे एक औरत ने जाके उनसे कहा कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, उसको ज़िंदा कर दो, आप तो महात्मा हो। महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि अब जाइए किसी ऐसे घर को ढूंढ, किसी ऐसे घर का पता बताइए जहाँ कोई दुख ना हो, आपको बेटा मैं ज़िंदा कर दूंगा। और औरत जाती है, देखती है, तो उसको पता चलता है कि मेरा दुख तो बहुत छोटा है, बाकी दुनिया के दुख तो मुझसे भी बढ़ के हैं। तो वो आती है, कहती है मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे पता चल गया कि यही सत्य है, मुझे सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो देखो फिलोसोफर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझा देंगे जो शायद कोई आदमी आपको 10 साल में भी ना समझा पाए। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा है, मेड फ्रेंच पीपल अवेयर अबाउट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ लुई 16 किंग। इन फिलोसोफर्स ने जो बोला उससे ना सिर्फ लुई 16 के रूलिंग की, बट जो एग्जिस्टिंग फ्रेंच सोसाइटी है उसका भी इन लोगों को पता चला, जो भी इन फिलोसोफर्स ने, इन राइटर्स ने, इन पॉइंट्स ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मोंटेस्क्यू देखते हैं इसमें। अब मोंटेस्क्यू के बारे में मैं बता दूं आपको कि मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच पर्सन था। ये फ्रांस का ही रहने वाला था। वैसे डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनकी डेथ बताता हूँ। इनकी डेथ हुई थी 1755 में। डेथ इसलिए बता रहा हूँ मैं, जो आगे आने वाले फिलोसोफर्स की भी हम देखेंगे किस टाइम पे वो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, तो किस टाइम पे वो जिए, किस टाइम पे मरे, तो आपको पता चलेगा ये सब लोग एक दूसरे के पैरेलल थे जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। उसी टाइम पे ये अर्थ के ऊपर आए, उसी टाइम पे इन लोगों ने अपनी आइडियाज़ की ग्रोथ की, उसी टाइम पे इन्होंने नए नए आइडियाज़ इवॉल्व किए और एग्जिस्टिंग जो हम मिसकंसेप्शंस थे या गलत प्रथाएं थी उस पर इन्होंने स्ट्राइक किया। तो मोंटेस्क्यू भाई फ्रांस के रहने वाले थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, और इन्होंने एक बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ, जो 31 पार्ट्स के अंदर पब्लिश हुई बाद में। 31 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स से। तो इन्होंने, जॉन लॉक नाम के एक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने एक बार बहुत पहले कहा था कि भाई जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर की पावर है वो राजा की पावर से अलग होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इन्होंने और मैग्नीफाई किया और इन्होंने एक थॉट दिया। इन्होंने बोला सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। और कमाल की चीज़ ये है कि मोंटेस्क्यू ने जो ये चीज़ बोली, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये आज दुनिया के हर देश में इम्प्लीमेंट की गई है। आप कहेंगे भाई कहाँ पे है, तो आपने सुना होगा ना कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों की पावर अलग है, तीनों एक दूसरे से अलग हैं, तीनों का एक दूसरे पे कंट्रोल भी है और तीनों एक दूसरे से ऊपर डिपेंड भी हैं। तो इसने बोला भी पहले क्या होता था, भाई राजा ही तो जज होता था। जज कौन होता था? राजा। ऑर्डर्स कौन पास करता था, काम कौन करवाता था? एग्जीक्यूटिव्स का काम कौन, मंत्री का काम भी राजा ही करता था। लेजिस्लेचर मतलब कौन सा कानून बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन फैसला कर रहा है? राजा। तो सारे काम तो राजा कर रहा है। तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस कर देते हैं,
ठीक। लेकिन अब सोचो अगर एक ही आदमी गवर्नमेंट हो, वही राजा हो, वही जज हो, वही कानून बनाने वाला हो, तो आप क्या किसी की शिकायत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर का। इन्होंने कहा भाई पावर सेपरेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के पास सारी की सारी पावर चली गई हैं। और इन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द लोअर क्लास, तो इट शुड बी स्क्रैप्ड आउट। तो सेपरेशन ऑफ पावर इनका एक बहुत ही बड़ा आइडिया था। और इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में भी कहा। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम देखें तो सारे के सारे फिलोसोफर्स ने ही कहा है, सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा, बाकी सारे फिलोसोफर्स ने भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में कहा है। तो इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऊपर बहुत फोकस किया था कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए और कानून बनाने की पावर और उसको एग्जीक्यूट करने, लागू करने की पावर दोनों अलग लोगों के पास होनी चाहिए। तो आज की डेट में हम क्या देखते हैं बेटा इंडिया में कि जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो तो एग्जीक्यूट करते हैं, चीज़ों को लागू करते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है। लेकिन लॉ कौन बनाता है? भाई लॉ बनाने का काम कौन है करता है? लेजिस्लेचर या लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जुडिशरी अपने आप में अलग है। तो ये चीज़ आज हो रही है। तो ये मोंटेस्क्यू ने कही। अब वोल्टेयर, भाई वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर एक बहुत ही ग्रेट पर्सन था, ये भी फ्रेंच था। इन्होंने काम बहुत कम किया, मतलब बहुत कम इनके क्रिएशंस हैं, लेकिन इनके क्रिएशंस को बहुत ज़्यादा क्रेजियस कहा जाता है। बहुत क्रेजी भी थे और क्रेजियस भी थे, दोनों ही थे। और इनको जो टायरनी होती है, जो मतलब राजा महाराजाओं का रूल था, उसके अगेंस्ट तो ये बहुत तगड़े विद्रोही थे। इनका सबसे तगड़ा जो स्ट्राइक इन्होंने किया वो चर्च के ऊपर किया। और अपनी चातुर्य से, विट प्लस सटायर, ठीक है, मजाक को यूज़ करके, अपने दिमाग को, क्लेवरनेस, कनिंगनेस को यूज़ करके इन्होंने क्या किया? चर्च के धज्जियाँ उड़ा के रख दी इन्होंने। चर्च के ऊपर ऐसी ऐसी बातें निकाल के सामने ला के रखी लोगों के कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए। अच्छा, ये हर चर्च के अगेंस्ट में ये थे। ये तो थे जो वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी के अंदर जो रॉयल कैथोलिक चर्च था उसके रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में था कि चर्च कैसे लोगों पे टैक्स लगा सकता है, चर्च कैसे राजा को ऑर्डर दे सकता है। और इनकी एक बुक भी आई थी, इन्होंने बहुत कम राइटिंग इनका हो पाया था, एज ऑफ लुई 14, ये बहुत ही पॉपुलर बुक हुई थी। तो इन्होंने चर्च की अथॉरिटी के ऊपर स्ट्राइक किया कि भाई चर्च को इतनी अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है इन्होंने। हर जगह पे इन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। इनका एक थॉट है, आप कई जगह पढ़ते होंगे, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। ये भी वोल्टेयर का दिया हुआ है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। और इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने कहा कि चर्च जो है ना, चर्च को स्टेट से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। भाई चर्च को पॉलिटिकल पावर्स क्यों दी गई हैं? ये तो होनी ही नहीं चाहिए चर्च के पास। तो इन्होंने कहा कि भाई सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, प्लस चर्च की पावर एकदम अलग होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस आइडियाज़ थे, जैसे आपने सुना होगा क्रिश्चियनिटी के अंदर जो एडम एंड ईव की स्टोरी है, उसको भी रिजेक्ट किया। इन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई शुरू में 2 आदमी बने, उन 2 आदमियों से पूरी अर्थ बन गई। नहीं, हर क्रिएचर अपने आप में अलग इवॉल्व हुआ है। तो ये इनके थॉट्स थे। फिर देखो रूसो, अब आते हैं रूसो। अब रूसो क्या है? वोल्टेयर के जूनियर थे। और रूसो जो है, इनकी डेथ हुई थी 1778 के अंदर, 1778। और मॉन्टेस्क्यू की डेथ होती है 1755 के अंदर, ठीक है, 1755 के अंदर वो इसकी डेथ होती है। वोल्टेयर की डेथ होती है 1778 में। तो आपने क्या चीज़ देखी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ईयर है 1789। तो ये लोग भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जस्ट पहले अपना जो क्रिएटिव वर्क है वो यूरोप में कर रहे थे। तो रूसो ने बोला, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आज भी यूज़ किया जाता है, स्टेट इज़ द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रूलर्स। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है जो रूसो ने कहा, आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। भाई हम 5 साल बाद वोट डाल के गवर्नमेंट चेंज करते हैं, क्यों? बिकॉज स्टेट और गवर्नमेंट इज़ जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रूलर्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 ग्रुप्स, 2 पार्टीज़ या 2 से ज़्यादा लोग या ग्रुप या सिंगल इंडिविजुअल्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी एक चीज़ पे एग्री हैं। तो मतलब कॉमन
एक कंसेंट होता है सबका जिस पे सब एग्री हों। तो इन्होंने कहा भाई राजा तो अपने आप से अपनी मर्जी से रूल कर रहा है, तो यहाँ पे तो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाई नहीं देता। बट इन रियलिटी तो होना ये चाहिए कि जो स्टेट है इट शुड बी वर्क जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रूलर। और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे आपको ये फ्रीडम होती है कि सामने वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, जिस कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं या सामने वाले को फाइन कर सकते हैं। बट यहाँ तो राजा जो मन में आ रहा है वो किए जा रहा है। तो रूसो ने ये बहुत तगड़ी बात की। और रूसो थे ना, वो एक स्विस पर्सन थे, जिनेवा के अंदर ये पैदा हुए थे, जिनेवा के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो स्विस पर्सन थे। और ये कहा जाता है कि जितने भी 16, 17, 18 सेंचुरी में फिलोसोफर्स हुए उसमें रूसो सबसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका ही पड़ा, ये माना जाता है। इन्होंने दो फील्ड में काम किया था, पॉलिटिकल फील्ड में प्लस एथिकल फील्ड में। जो अपनी नॉर्मल लाइफ होती है, आम जनजीवन की लाइफस्टाइल, उसको लेके भी इनके बहुत तगड़े थॉट्स थे। जैसे इन्होंने कहा कि बिलीव दैट पीपल वर बॉर्न गुड बट वर करप्टेड बाय द सोसाइटी। इन्होंने कहा भी लोग पैदा होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बाय बर्थ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सोसाइटी होती है उनको करप्ट कर देती है। अब आप खुद एक बार सोचिएगा इस वीडियो को पोस्ट करके, ऐसा क्या 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 होता है। सोसाइटी आपको बताती है आपको ये करना है, आपको वो करना है। एक और थॉट एक साथ देखते हैं, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। की इंसान पैदा तो फ्री होता है लेकिन हर जगह चेन से बंधा हुआ है। इंसान एक ही टाइम फ्री होता है जब वो पेट में होता है माँ के, एकदम आज़ाद एक तरीके से, भाई सेफ है। वो पैदा होता है उस टाइम भी आज़ाद होता है, बट पैदा होते ही ठीक है वो कहीं ना कहीं बेड़ियाँ होता है। पहले माँ बाप की बेड़ियाँ हो जाती हैं, फिर स्कूल कॉलेज की बेड़ी हो जाती हैं, फिर कहीं जॉब करता है, काम करता है। अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे तो भी कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन से बंधे रहोगे। तो इन्होंने कहा इंसान फ्री नहीं रहता भाई, कभी भी हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से बंधा रहता है। और इंसान बेसिकली बहुत अच्छा होता है पर सोसाइटी उसको बुरा बना देती है, और वो भी सोसाइटी के कुछ एक लोग बुरे होते हैं, वो इंसान को बुरा बना देते हैं। और रूसो के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इनकी जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको बैन कर दिया था बहुत सारे कंट्रीज़ ने। तो बोले कि भैया ऐसी एक्सप्लोसिव बातें बोल रहे हैं तो रिवोल्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इनका कहना था कि भाई जो रूल होता है ना, रूलिंग जो होती है वो जनरल विल के द्वारा होना चाहिए। जनरल विल मतलब लोगों की इच्छा से होनी चाहिए। रूलिंग का सबसे अच्छा तरीका है जनरल विल से होनी चाहिए, ना कि मनमर्जी से। और रूसो की वजह से पूरे यूरोप में दो फील्ड में, पहला म्यूज़िक एंड लिटरेचर, बहुत क्रांति आई। इस आदमी ने बहुत ही इम्पैक्ट डाला। तो इन तीनों लोगों को मिला के हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो मॉडर्न स्टेट्स बने, बेटा मॉडर्न स्टेट एक अलग टर्म है और इसका अलग मीनिंग है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा। जो मॉडर्न स्टेट्स बनने शुरू हुए उसमें रूसो के आइडियाज़ का बहुत कंट्रीब्यूशन था। रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों के आइडियाज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई लेवल पे था।